हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी स्टूडेंट्स इस बार 10th के बोर्ड में बैठ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को देखें। और जो ये पेपर है हमारा, ये ठीक है, ये क्लास 10th का बेसिक का पेपर है। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन ये है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बताओ भाई, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? सभी को पता है कौन सा होता है, 10 होता है। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है भाई। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक में, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। कैसे 2 आया भाई? देखो, 10 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 5। 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो पहली बात तो जो प्राइम फैक्टर कॉमन होता है दोनों में, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है? 2 कॉमन है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिख लेते हैं, उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक ही कॉमन है हमारे पास 2, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सी? 1 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ पी। आपको देखिए, इतना एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, इससे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई बार आप इससे पूछा गया है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है? 2 होता है। ऐसे ही इसका एलसीएम भी पूछा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ पी इफ -2, p लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। तो भाई ये इक्वेशन है, ठीक है, ये पॉइंट इस पर अगर लाई कर रहा है तो आपको क्या करना है? ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉइंट इक्वेशन पर लाई करता है वो उसे सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करा दो। क्या करना है? एक्स की जगह -2 रख देना है, तो रखते हैं भाई 2 इंटू -2, और -3, और वाई की जगह कितना रख देना है? पी। तो यहाँ पर पी रख देंगे। +7 इज इक्वल टू कितना है? 0। तो ये तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? -4, और ये कितना हो गया? -3p, और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, ये 3p माइनस का इसे उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3p। इधर ये -4 और 7 बचा, तो 7 में से 4 गया कितना? 3। अब ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 1। ये 3 यहाँ डिवाइड में आकर के इसे कैंसिल कर देगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितना? p की वैल्यू 1। तो 1 देखो, आंसर कौन सा है भाई? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी। अब देखिए, ये कुछ समझ में आया? जो सल्यूशन होता है, यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस लाइज, तो ये लाई कर रहा है इस लाइन पर, तो उसे सेटिस्फाई करेगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आना ही है। ये डिस्टेंस इस पॉइंट की वाई एक्सिस से आपसे पूछी जा सकती है, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपसे एक्स एक्सिस से पूछी जा सकती है, इसी पॉइंट की डिस्टेंस आपसे ओरिजिन से पूछी जा सकती है, या फिर एक और पॉइंट दे दिया जाए उनके बीच की डिस्टेंस। ये मैंने जो 4 अभी क्वेश्चंस बोले हैं, इन पर डिस्टेंस फार्मूला पर एमसीक्यू क्वेश्चन श्योर आना है एक, ठीक है, नोट कर लीजिए। या तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, या फिर इसकी वाई एक्सिस से। तो भाई, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछी जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आपको ले लेनी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 यूनिट। अगर यहाँ -6 भी होता भाई ना, क्यों? तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन में दे दिया जाए -6, आप लगा दें। अगर इसी की डिस्टेंस बाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पूछी जाए, तो बाई कोऑर्डिनेट आपको लिख देना है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और इसी की अगर ओरिजिन से पूछ दी जाए, तो कैसे? अंडर रूट में x² प्लस y², इन दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट में, तो ये 36 और 25 कितना हो जाएगा बताओ? तो पता चला कोई बच्चा ये वाला लगा देगा, रूट में 61। यहाँ पर आंसर हमारा ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, द मीन ऑफ दिस इज 9। तो भाई, ये तो आप क्लास 7th से पढ़ते चले आ रहे हो, 6 से, क्या कि अगर मीन, तो ये कैसे नंबर्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास रॉ डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डाटा है,
इसका मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है मीन का फार्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर नंबर सम ऑफ इनका सबका भाई सम कर लो। देखो जोड़ लेते हैं, 6 और 7 कितना हुआ 13, 13 में अगर 8 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 ये जोड़ देंगे तो 25 और 10 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसका सम हो गया कितना 35 प्लस एक्स प्लस वाई। और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6। और यहाँ पर इसका मीन कितना दिया गया है 9, तो 9 का ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो 54, और ये इधर 35 जो प्लस का है 35 इधर जो ये प्लस का है ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 माइनस 35, और ये 14 माइनस 5 कितना आया 9 और यहाँ 1, तो 19 आंसर हो गया। x प्लस वाई कितना आया 19। भाई क्या करना था आपको अगर ये मीन 9 दिया है, ठीक है, तो मीन का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो प्रोडक्ट है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के इक्वल हो जाता है। समझ गए? तो ये छोटी क्लास के भी आपको जो 9th में आपने पढ़ा था, अब तो 9th से हटा दिया गया है, तो ध्यान रखना है भाई। 2,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लो मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया भाई। मिड पॉइंट का फार्मूला ये चैप्टर जो हमारा 7 है उसका सबसे आसान फार्मूला है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मिड इसका यहाँ पर a है तो इन दोनों का सम कर दो 6 प्लस ये x1 ये x2 अपॉन 2, और इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये 2 और 2 इधर 4 मल्टीप्लाई में हो गया, ये 6 प्लस a, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 4 माइनस 6 मतलब माइनस का 2। तो कौन सा आ गया आंसर, डी आ गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो रटे हुए होंगे आपको भाई, क्यों? क्योंकि कितना 4 टू द पावर n 6 टू द पावर n कोई भी पूछा जाए, 8 को फैक्टराइज करना है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेनेशन के साथ में। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3 होल पावर n है। आप भाई n की जगह रख के देख लो कोई, तो ये कभी भी कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो 0 के साथ एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 ही आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है। ओके, बाकी आप रख के देख लीजिए, n की जगह 1 रख के देख लो 8 बन जाएगा, तो 8 से एंड कर रहा है, 2 रख के देख लो तो 64, पता चला लास्ट डिजिट 4 आ गया। हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में कहा गया है द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स, 150 एथलीट्स हैं और ये टू रन 100 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो। तो ये टाइम दिया गया है 13 से 14, 14 से 15, 15 16, 16 17 सेकेंड। क्या पूछा? द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 70। तो भाई 17 सेकेंड से कम में जो रेस को कंप्लीट कर लेता है, तो कहाँ से ये 17 सेकेंड यहाँ तक है टाइम, तो यहाँ तक का प्लस कर दो। बस क्या करना है आपको, 2 + 4 6 हुआ, 6 + 5 11 हुआ, 11 और 1 ये 12 हुआ, 12 और ये 70, तो ये जोड़ देंगे 70 और 12 कितना होता है 82, तो 82 आंसर हो गया। मतलब इनको आपको ऐड कर लेना है सभी को, ठीक है। अनवेज डाई इज थ्रोन, तो अनवेज डाई मतलब इसका मतलब ये होता है एक डाई है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसे थ्रो किया जाता है। तो बताइए क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो बनते हैं आउटकम्स अगर डाइस को फेंक दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम, अब प्राइम ऑड वाले ढूंढने भाई, टू भी प्राइम होता है लेकिन 2 तो इवन है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एक ऑड प्राइम रहा, ये एक ऑड प्राइम रहा, तो कितने हैं ये 2 ही तो हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1/3। तो कहाँ ऑप्शन है 1/3, ये रहा डी ऑप्शन। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी, ये सी पर राइट एंगल्ड है,
tan A दिया हुआ है कितना 8/7 और tan A इस एंगल A के लिए tan बाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। अब इन्होंने पूछ क्या दिया, पूछ दिया भाई cot B। अब जो बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देगा, उसे लगेगा कि cot जो है वो tan का उल्टा होता है तो 7/8 आंसर लगा देगा। नहीं, देख लो, अगर यहाँ cot A होता तो 7/8 होता। यहाँ तो cot B है भाई, cot B इस एंगल की बात हो रही है। तो cot में क्या होता है बताओ भाई, cot B जो है cot थीटा क्या होता है, ये tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ इस B के लिए बेस क्या है, ये BC है भाई, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, ये AC है। और यही हमारे पास इसमें जो हमें दिया था tan A, इसके लिए क्या tan क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर A के लिए BC था, बोलो, और बेस बेस क्या था AC। तो यही तो हमारे पास वैल्यू थी tan A BC अपॉन AC 8/7, और यहाँ भी देखो BC अपॉन AC आ रहा है, ये BC है भाई। तो यहाँ चाहे लिख लो, चलो भाई यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 7, के लगाना चाहो के लगा लो। तो इसके लिए जब आप निकालेंगे तो इसके लिए बेस यहाँ पर कितना है 8/7, तो वही आंसर आ जाएगा जो हमारा था 8/7। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं चैप्टर सर्कल से, कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बताओ, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, इन दो का सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है भाई कि टेंजेंट के बीच का ये एंगल और इसमें इन दोनों का सम 180 होता है। ये क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, देखो क्या पूछा है QOR, तो देखो QOR भाई ये एंगल निकलवा रहा है, तो 180 से माइनस कर दो किसको, 65 को। बताओ कितना आएगा, वन कितना है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 और 1 115, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304, तो भाई इसका कर लो आप, 2304 को फैक्टराइज कर डालो भैया, काटते चले आओ, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 8 और 3 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 का 2 से 64, फिर 64 का 2 से 128, फिर 128 का 2 से कितना 256, और इतना हो गया ये 8 पावर 256, इसका 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ रहा है। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, लो भाई बताओ क्वाड्रेंट का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, तो यहाँ 7 × 7 कर दो, एक 7 से 7 कट गया, और ये 2 से इसको काट दो, तो ऊपर 11 7 जा कितना 77, और नीचे कितना है 2, तो कौन सा, सी ऑप्शन मिल गया भाई। बोलो कठिन है पेपर क्या, तो ये सब फार्मूले आपको छोटे छोटे सब याद करने पड़ेंगे, याद होंगे सभी को, हमें पता है अच्छे से, सब बच्चे ये जानते हैं। ये तो क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ठीक है। मैथ में 90+ लाना नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आप कर लेंगे। द 20th टर्म ऑफ एन AP, 20वां टर्म पूछा है भाई, 20th टर्म क्या होता है बताओ, A20 क्या होता है, A+19D। क्या A पता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये माइनस का 2 है, -2 रख दो भाई, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, 19 का लो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2, और इसका मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा, 4 नेम 36 का 6, 3 हुआ, 4 और 3 7, तो 76 में से 2 गया कितना 74, कौन सा है भाई, बी ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा है, बी, मिल गया, आ गया समझ में। अब देखो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज पूछे, 25x² - 49, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरो पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो बताओ भाई 25x² - 49 है, इसे जीरो के बराबर रख देंगे,
तो ये 25 एक्स स्क्वायर है, ये 49 उधर भेज दो, प्लस का हो गया। 25 डिवाइड में ले आओ, तो 25 डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, और 49 अपान में 25। दुनिया जानती है 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, और इसका 5, तो प्लस और माइनस, प्लस का 7/5 और माइनस का 7/5 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन 7/5 और माइनस 7/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखो भाई 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये भी आपने 7th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। पहली बात तो आपको मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 5 हो, 10 हो, नेचुरल हो, होल हो, जो भी पूछ दिया जाए ये सब आपको आना चाहिए। लेकिन बताओ भाई 10 नेचुरल नंबर्स, यहाँ फार्मूला भी दिया जा सकता है तो आपको वो भी बताएंगे। 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और 10वां कौन सा होगा? 10। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब इनका मीन निकलवा रहा है, ये क्या निकलवा रहा है? मीन। तो मीन निकालने के लिए देखो भाई इन सब का सम, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका मीन निकालने के लिए इन सब का सम करेंगे और अपान में 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका सम निकालने का आप बताओ भाई फार्मूला क्या होगा? आप चाहे 1 से लेकर 10 तक भाई जोड़ लो, जोड़ पाओ तो, वरना हम तो इसमें एपी का यूज कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला भी होता है सम का, वो भी आपको बताएंगे। एपी का यूज कैसे कर लेंगे? इसका सम करेंगे तो n/2 और a प्लस एल। तो n यहाँ देखो 1 से लेकर 10 तक 10 ही तो हुए, 10/2, और a फर्स्ट टर्म कितना है 1, और लास्ट टर्म कितना है 10, तो ये 11 हो गया। तो ये तो 5 हो गया, और 5 का 11 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 55। ये 55 तो भाई सम हो गया है। क्या हुआ? ये 55 सम हुआ। और जब इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5, ये क्या होगा? ये हमारा मीन होगा। तो 5.5 है, ये रहा ए ऑप्शन। जल्दबाजी में आप पता चला आपने सम निकाला और टिक कर दिया तो गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो ही जाएगा, वो क्या सकता है। तो बताओ मीन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का समझ में आ गया? 10 नेचुरल नंबर्स का मीन कितना हो गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5.5। बात समझ में आई? इसका सम निकालने का दूसरा ये फार्मूला नेचुरल नंबर्स का सीधे यहाँ से ही बन जाता है। देखो यहाँ पर जब हम n/2 और फर्स्ट टर्म हमने 1 रखा, यहाँ पर 1 रख देंगे, और लास्ट टर्म जितना भी है तो ये जैसे ये 10 रख दिया, तो इसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन n इंटू देखो ये n है, ये n+1 है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये सम होता है नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ दी गई है? ब्लैक किंग। तो कितने ब्लैक किंग होते हैं भाई बताओ? 2 ब्लैक किंग होते हैं, और ये नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स हो गए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो कितना? 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। नो सोल्यूशन लिखा हो, यूनिक सोल्यूशन लिखा हो, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लिखा हो, पूछा ही जाना है। श्योर तैयार कर लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या करते हैं? नो सोल्यूशन की कंडीशन रखते हैं भाई, क्या होती है? a1/a2, तो a1 की जगह k है, a2 की जगह 3 है, इज इक्वल टू b1/b2। b1 की जगह यहाँ कितना है 2, और भाई इसकी जगह कितना है 4। नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो c1 तो यहाँ पर ये तो इधर आएगा -5, और ये इधर आएगा -1, तो इधर वाले तो ये तो नॉट इक्वल है ही, कोई बात नहीं, लेकिन हमें k की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कोई k इज इक्वल टू, ये 3 इधर है, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, आएगा, ये कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आ गया? 3/2। बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 है भाई, -3/2 नहीं। तो ये रहा ऑप्शन आपका। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ इज शोन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल fx।
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x के टर्म्स में, जैसे पॉलिनोमियल होता है कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस वन या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इस तरीके का, तो ऐसा पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ जीरोस। देखो कितना आसान है भाई, बताओ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं इसने, है तो इसके कितने, कोई भी इसका जीरो नहीं है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगर ये एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करता, टच करता, ठीक है, तो एक जीरो होता, दो जगह करता तो दो, तीन जगह करता तो तीन, इसको काउंट कर लेते। अगर उल्टा दे दिया जाए कहीं ऐसा जो ग्राफ है x इज इक्वल टू एफ वाई टाइप में, तो आपको बाई एक्सिस को देखना पड़ेगा, ठीक है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए 19 और 20 क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन एंड रीजन के हैं। इसके मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, वो सब आप जाकर के अगर देख लेंगे तो शायद ही आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन छूटे। ओके, तो इसमें ये डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों के लिए। क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। भाई दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। दूसरा, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों ट्रू तो हैं लेकिन वो उसे करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को जो रीजन दिया गया है। फिर असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। देखते हैं भाई, ये थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 तक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी तो आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये बनता है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बनता है, एक बार बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इनटू क्या होगा, इसी के साथ में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू इसी में बीच में माइनस साइन लग जाएगा। तो ये इधर 1 के इक्वल है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है रीजन में, रीजन में तो लिख दिया इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉल्स है भाई, गलत लिख दिया, इधर होना चाहिए था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता ए। लेकिन अब कौन सा है, अब देखो रीजन फॉल्स है, यहाँ है कौन सा, सी ऑप्शन, रीजन आर फॉल्स असर्शन ट्रू। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 19 के लिए ये वाला सी। 20 के लिए देखिए भाई, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। तो इसका देखिए उधर भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी, मतलब ये भी एमसीक्यू ही है लेकिन ये असर्शन रीजन में दिया गया। तो प्रोबेबिलिटी कई बार पूछा गया उधर, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 53rd संडे की 2/7 बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। कैसे 50, जब लीप ईयर की बात होती है तो 366 दिन होते हैं और 7 से जब उसे डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स आते हैं इंटू 7 और प्लस ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जब 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 2/7 आ जाती है, 7 चांसेस बनते हैं इन 2 दिन के, ठीक है। अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53rd संडे इज 1/, ये भी नॉन लीप ईयर का मतलब इसमें 365 दिन होते हैं, तो इसे जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 52, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है भाई, एक दिन,
इसके चांसेस 7 बनते हैं, मंडे से लेकर के मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, वेडनेसडे 7, तो इसमें 1/7 प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। लेकिन ये भाई इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लीप ईयर की बात की गई है, इसमें नॉन लीप ईयर की बात की गई है, और एक्सप्लेनेशन अगर देना होता तो वो बताते कि प्रोबेबिलिटी कैसे इसकी निकल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी इसके लिए ये वाला। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप भेजें इसे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।